जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यादविंद स्मार्ट क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके हाजिर हैं और टॉपिक जो रहेगा आज हमारा हिस्ट्री से रहेगा। इतिहास हम पढ़ने जा रहे हैं और ये इतिहास की आज हमारी पहली क्लास होगी। हमको जो सिर्फ पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है, भारतीय इतिहास को पढ़ना है। और भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट जो पार्ट है, पहला जो भाग है वह है एंशिएंट हिस्ट्री। सेकंड जो पार्ट है वह है मिडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास। और थर्ड पार्ट जो है वह है मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास। अब इतिहास को शुरू करने से पहले ये देखा जाए कि इतिहास की परिभाषा क्या होगी, डेफिनेशन, या इतिहास किसे कहा जाएगा। तो हमारे बीते हुए समय में या गुजरे हुए समय में जो घटनाएं घटी हैं या जो घटनाएं हुई हैं उनके हमारे पास रिटन एविडेंस हैं, लिखित में साक्ष्य हैं। जिसका हमारे पास जिस घटना का लिखित में साक्ष्य होगा उसे हम क्या कहेंगे? इतिहास। और जिसका हमारे पास लिखित में कोई साक्ष्य नहीं है उसको हम क्या कहेंगे? बीता हुआ कल, यानी वो हमारा पास्ट होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ और हम शुरुआत जो करेंगे वो किससे करेंगे? मॉडर्न हिस्ट्री से या मॉडर्न इंडिया से, आधुनिक इतिहास या आधुनिक भारत से। ठीक है, तो करते हैं शुरुआत मॉडर्न हिस्ट्री की। आधुनिक इतिहास। देखिए, अच्छा, आधुनिक इतिहास की अब शुरुआत की अगर बात की जाए कि आधुनिक इतिहास की शुरुआत कब से मानी जाती है, तो यहां पे इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। कुछ इतिहासकार क्या कहते हैं कि एक मुगल रूलर हुआ है औरंगजेब, कि औरंगजेब की जब मृत्यु हुई, औरंगजेब की जब मृत्यु हुई है तो उसकी मृत्यु के समय से ही शुरू हो जाता है डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, यानी मुगल साम्राज्य का पतन। तो मुगल साम्राज्य का पतन कब से शुरू होता है? जब औरंगजेब की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन क्यों शुरू होता है? कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण अगर देखे जाएं तो मुगल साम्राज्य के पतन के कई कारण हो सकते हैं। नंबर 1, पहला कि जो औरंगजेब के उत्तराधिकारी थे, औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी थे वो कैसे थे? अयोग्य थे, उनमें शासन करने की क्षमता नहीं थी। इसलिए जब उनमें शासन करने की क्षमता नहीं थी तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद वो क्या बने? रूलर बने, शासक बने। और शासक बनने के बाद उनमें शासन करने की क्षमता है नहीं है तो उन्होंने शासन अच्छे से अपना नहीं किया। और जब शासन अच्छे से नहीं किया तो धीरे धीरे मुगल साम्राज्य क्या होता गया? जो एक अपनी चरम सीमा पे था वो धीरे धीरे गिरता जा रहा था। दूसरा इसका कारण, औरंगजेब की साउथ पॉलिसी या दक्षिण की नीति। औरंगजेब की दक्षिण की नीति क्या थी? कि औरंगजेब ऐसा पहला मुगल रूलर हुआ है जिसने साउथ इंडिया को, दक्षिण भारत को जीतने का प्रयास किया। और जीतने में खासकर किसको किया है? बीजापुर को। दक्षिण में इसने बीजापुर को जीतने के लिए प्रयास किया, हालांकि बाद में चल के इसने बीजापुर को जीत लिया था। लेकिन साउथ इंडिया को जीतने के लिए औरंगजेब ने जो पैसा था वो पानी की तरह पैसा बहाया। अब जब पैसा पानी की तरह बहाया गया तो औरंगजेब के बाद जो इसके आगे आने वाले सक्सेसर थे, उत्तराधिकारी, जब वो रूलर बने तो उनके पास पैसे की क्या हुई? कमी हुई। तो ऐसे करके ये बहुत सारे कारण बताए जाते हैं कि यह डिक्लाइन ऑफ, कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, यह मुगल साम्राज्य के पतन के कारण थे। अब हम बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री पे, अब आते हैं फिर से वापस। तो उसमें देखते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री में हम शुरुआत करेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया यानी यूरोपियनों का भारत में, यूरोपियनों का
भारत में आगमन, यूरोपियनों का भारत में आगमन, यानी जो यूरोपीय भारत में आए हैं वह कौन कौन से आए हैं, या ऐसे भी बोल सकते हैं आप एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया, कि यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। तो देखिएगा इन कंपनियों का क्रम क्या था। ये जो कंपनियां इंडिया आई थी, पहला, इसके लिए आप ये याद रखिएगा, पी, दूसरा डी, और तीसरा ए, या इसे बोल दीजिएगा बी, और चौथा फिर से डी, और पांचवा होगा एफ। यही कंपनियां इंडिया आई थी। ठीक है, कौन कौन सी कंपनियां इंडिया आई थी? पी, डी, ए, डी और एफ। ये कंपनियां थी कौन कौन सी? पी से देखिएगा पहली कंपनी, तो पी से जो पहली कंपनी है वो कौन सी है? पोर्टुगल, पुर्तगाली कंपनी। डी से डच कंपनी। अब ए से या तो आप अंग्रेज बोल सकते हैं, या बी से ब्रिटिशर्स। तो ए से लिख दीजिए अंग्रेज, डी से डेनिस, फ्रॉम डेनमार्क, डेनिस जो थे ये कहां से थे? डेनमार्क से। एफ से फ्रेंच, यानी फ्रांसीसी। यही कंपनियां इंडिया आई थी कि पहली पुर्तगाली कंपनी है, दूसरी डच, तीसरी अंग्रेज और चौथे डेनिस और पांचवी फ्रेंच। यह कंपनियां इंडिया आई थी। तो इनमें सबसे पहले जो कंपनी आई है उसका नाम क्या है? पोर्टुगल कंपनी। पहली जो कंपनी है ये क्या है? पुर्तगाली कंपनी। तो अब इसके लिए बात करते हैं। पुर्तगालियों की अगर बात की जाए, पहली जो कंपनी है वो कौन सी है? पुर्तगाली कंपनी, पोर्टुगल कंपनी। अच्छा, इसका ये बताया जाता है कि आपने सुना भी होगा कि डिस्कवर्ड ऑफ इंडिया बाय वास्को डी गामा, कि भारत की खोज किसने की है? वास्को डी गामा ने की है। तो क्या ये सही है? ऐसा नहीं है। भारत पहले भी था, है और आगे भी रहेगा। तो वास्को डी गामा ने किसकी खोज की है? वास्को डी गामा ने इंडिया के लिए जो खोजा था वो क्या खोजा था? एक सी रूट खोजा था, समुद्री मार्ग। अब इस पे चर्चा करने से पहले आप एक बात देख लीजिएगा कि होता क्या है कि जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट से, यूरोपीय महाद्वीप से भारत का व्यापार मध्यकाल में भी होता रहा है। आधुनिक भारत में आके ये खोज की गई है किसकी? एक नए समुद्री मार्ग की। तो पहले जो व्यापार होता था वो किससे होता था? वो लैंड रूट से होता था, स्थल मार्ग से। और जब स्थल मार्ग से व्यापार होता था तो होता ऐसा है कि जब इस्लाम का उदय हुआ है तो उसी समय यूरोपियनों यानी ईसाइयों और अरब में एक जगह पड़ती है कॉन्स्टेंटिनोपल, उसको लेके यूरोपियनों और अरबों में लेके कुछ झगड़ा हो जाता है। और उस झगड़े को लेकर जो लैंड रूट था, स्थल मार्ग था, वह अरबों ने उस पर कर लिया कब्जा, और वह स्थल मार्ग क्या हो जाता है? बंद कर दिया जाता है यूरोपियनों के लिए। अब उसी समय पुर्तगाल में एक रूलर हुआ करता था, शासक, जिसका नाम था प्रिंस हेनरी। यह एक पुर्तगाली शासक था जिसका नाम क्या था? प्रिंस हेनरी। अब प्रिंस हेनरी ने भी कसम खाई कि हम इंडिया के लिए, भारत के लिए एक नया सी रूट, समुद्री मार्ग खोजेंगे। तो उसके लिए उसने पहला कैंपेन जो भेजा है, पहला अभियान जो भेजा है भारत की खोज के लिए, वह भेजा था क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस जो निकलता है, यह किसके लिए निकलता है? भारत की खोज के लिए निकलता है। और यह 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस समुद्र की लहरों में फंसकर अपना रास्ता भूल जाता है, भटक जाता है। और 1492 में इस क्रिस्टोफर कोलंबस ने जो खोज की थी वो किसकी की थी? अमेरिका की। और इस अमेरिका को जो नाम दिया गया था वो एक नई दुनिया नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? नई दुनिया का नाम अमेरिका को दिया गया था। अब इसके बाद जो सेकंड कैंपेन आता है, दूसरा अभियान आता है। दूसरा अभियान दोस्तों किसका आता है? तो वो आता है सेकंड कैंपेन, दूसरा अभियान जो आता है वो आता है वास्को डी गामा।
वास्को डिगामा भी भारत की खोज के लिए निकलता है। और जब वास्को डिगामा भारत की खोज के लिए निकलता है तो देखिएगा कि ये वास्को डिगामा इंडिया जो आया था वो आया कैसे था। पहला ये है यहां पे पुर्तगाल, और यहां से वास्को डिगामा चलना प्रारंभ करता है, और यहां से वास्को डिगामा ऐसे ये होते हुए यहां ये केप ऑफ गुड होप पड़ता है। केप ऑफ गुड होप होते हुए वास्को डिगामा जो पहुंचता है वास्को डिगामा यहां पे पहुंचता है लगभग, कहां पे, केरल में। कहां पे पहुंचता है, केरल में। तो वास्को डिगामा का इंडिया आने का जो रूट था यह समुद्री मार्ग से होके यहां केप ऑफ गुड होके मेडागास्कर से यहां से होते हुए, और वास्को डिगामा कहां पे पहुंचता है, कालीकट पहुंचता है। कहां पे पहुंचता है, कालीकट, केरल में। वापस आ जाइए, कहां पे पहुंचता है वास्को डिगामा, कालीकट पहुंचता है केरल में। और वास्को डिगामा भारत पहुंचा कब था, 1498, 1498 में। इसी बीच होता क्या है कि वास्को डिगामा जब इंडिया के लिए चलता है और केप ऑफ गुड होप में ये पहुंच जाता है, और वहां से जब इंडिया के लिए बढ़ता है आगे के लिए, तो एक इंडियन मर्चेंट था, भारतीय व्यापारी, वह अरब से व्यापार करके वापस लौट रहा था। और वापस लौटते हुए उस व्यापारी का नाम था, जो वास्को डिगामा को मिलता है, वास्को डिगामा का जो व्यापारी मिलता है उसका नाम था अब्दुल मजीद, लेकिन किसी किताब में इसका नाम अब्दुल मनीक भी मिल जाता है। ठीक है, तो आप उसे लेके परेशान ना हो। अब्दुल मजीद नामक ये एक पथ प्रदर्शक था, या इसे बोल सकते हैं मेंटोर, और इसी की सहायता से वास्को डिगामा, अब्दुल मजीद या मनीक की सहायता से वास्को डिगामा 1498, 1498 में कहां पे पहुंचता है, कालीकट। कालीकट जो पड़ता है दोस्तों, ये कहां पे पड़ता है, केरल में। कहां पे पड़ता है, केरल में। द रूलर ऑफ कालीकट वॉज जमोरिन। यहां कालीकट का जो शासक हुआ करता था उसका नाम क्या था, जमोरिन। तो जमोरिन ने वास्को डिगामा का क्या किया, स्वागत किया है। ये पेपर में पूछा गया है कि वास्को डिगामा का स्वागत कालीकट में किसने किया है, तो वो किसने किया है, जमोरिन ने। अच्छा, उसी दौरान होता क्या है कि कालीकट में पहले से अरब व्यापारी भी थे वहां पे, तो अरब व्यापारियों ने इस वास्को डिगामा का क्या किया है, विरोध किया है, लेकिन जमोरिन ने उसका क्या किया, स्वागत किया। अब ये समुद्री मार्ग की जो खोज की जा रही है, पहले क्रिस्टोफर कोलंबस आया यहाँ के लिए, और फिर आया ये वास्को डिगामा। तो ये इंडिया के लिए ही क्यों आना चाहते थे, उसका एक कारण है, क्योंकि इंडिया में जो पाए जाते थे वह मसाले पाए जाते थे, और मसालों की संख्या जो संख्या नहीं, मसालों की जो गुणवत्ता थी, क्वालिटी, वो अच्छी पाई जाती थी। इसलिए सारी की सारी यूरोपियन कंपनियों ने इंडिया की तरफ आना शुरू किया, और मसालों की भारत में सबसे अच्छी क्वालिटी केरल में ही पाई जाती थी। अब ये यूरोपियनों को इतने मसालों की जरूरत क्यों थी, तो उसका कारण ये है कि यूरोपियन कॉन्टिनेंट में लगभग 4 महीने एकदम फ्रिज रहते हैं, वहां पे सिर्फ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है, और खाने के लिए वो किसका प्रयोग करते हैं, पॉर्क का। किसका, वो किसको खाते हैं, पॉर्क यानी मांस। जब वो लोग मांस को खाते हैं तो जब किसी एक एनिमल को स्लॉट किया जाता है, किसी एक जानवर को काटा जाता है, तो काटने के बाद उसका जो बचा हुआ मांस होता है उस पर स्पाइसेस की कोटिंग की जाती है, मसालों का लेपन किया जाता है, और लेपन करने के बाद उसे बर्फ में दबा दिया जाता है, जिससे कि वह मांस खराब नहीं होता है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरत थी उन्हें किसकी, मसालों की, और उन्हीं के लिए क्रिस्टोफर, पहले कोलंबस आया और फिर वास्को डिगामा आया, और वास्को डिगामा ने आखिरकार भारत के लिए आके एक समुद्री मार्ग की खोज की, और इसे ही नाम दिया जाता है किसका, कि उसने भारत की क्या की है, खोज की है। तो ये पेपर में हालांकि नहीं है, पूछा जाएगा अभी, ये बहुत ही नॉर्मल प्रश्न हो चुका है कि भारत की खोज किसने किया, तो वो किसने किया, वास्को डिगामा ने। और वास्को डिगामा कालीकट पहुंचता है, और इसका स्वागत किसने किया है, जमोरिन ने। अच्छा, वास्को डिगामा आया किसके लिए है भारत, मसालों के लिए। किसके लिए आ रहा है ये भारत, मसालों के लिए आ रहा है। और जब ये इंडिया से वापस होता है, जब ये इंडिया से वापस होता है, तो वापस होने के साथ यह अपने साथ मसाले ले जाता है। क्या ले जाता है, मसाले अपने जहाज में भर के, और उन मसालों को ले जाके जब इसने पुर्तगाल में बेचा, तो वहां पर इस वास्को डिगामा को जो प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है, वो कितना हुआ, 60 टाइम्स,
यानी वास्को डिगामा को वहां पे 60 गुना लाभ हुआ। कहने का मतलब यह है कि वास्को डिगामा के अगर मान लीजिएगा आने और जाने में 10 रुपए खर्च हुए हैं, तो उन मसालों को बेचकर उसने 60 गुना अधिक धन कमाया। यानी उस खर्च को अगर निकाल दिया जाए तो 600 रुपए कमाए वास्को डिगामा ने। इतना तगड़ा प्रॉफिट वास्को डिगामा को हुआ है। तो सीधी सी बात है कि वास्को डिगामा क्या होगा, फिर से आएगा। वास्को डिगामा फिर से आएगा। और कब आएगा ये पूछे थे, तो वास्को डिगामा कितनी बार भारत आया, इस पर थोड़ी देर में चर्चा करते हैं, पहले आगे बढ़ते हैं। 1498 में वास्को डिगामा आया। इसके बाद सेकंड पोर्टुगीज सिटीजन केम टू इंडिया नेम्ड पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। 1500 ईस्वी में दूसरा पुर्तगाली नागरिक जो भारत आया है उसका नाम क्या था, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल ये जो था, यह अपने साथ 13 जहाजी बेड़े लेके आता है। यानी यह कितने जहाज लेके आता है अपने साथ, 13 जहाज लेके आता है। 13 जहाज लेके क्यों आ रहा है, क्योंकि वास्को डिगामा पुर्तगाल पहुंच चुका है और वास्को डिगामा के द्वारा पुर्तगाल में यह खबर पहुंच चुकी है कि भारत में बहुत अच्छे मसाले पाए जा रहे हैं केरल में, और उसके लिए एक समुद्री रास्ता खोजा जा चुका है। तो 13 जहाजी बेड़ों के साथ इंडिया आता है कौन, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। अब पेड्रो अल्वारेज कैब्राल का वहां जो अरब थे पहले वहां से व्यापार कर रहे थे भारत से, उन्होंने इसका विरोध किया। तो एक बहुत अच्छा खासा संघर्ष होता है पेड्रो अल्वारेज कैब्राल का उन अरब व्यापारियों के साथ, और उन अरब व्यापारियों को युद्ध में हरा देता है ये पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। अच्छा, इसकी दूसरी पॉलिसी एक और थी। इसने क्या किया कि अरब व्यापारियों को हराने के साथ साथ जो भारतीय राजा थे उनके साथ इसने संबंध बनाए, अच्छे संबंध बनाए अपने, जिससे कि यह क्या कर सकें, अपने आगे चल के व्यापार को और बढ़ा सकें। तो ये पॉलिसी पुर्तगालियों की पहले से ही थी कि भारतीय राजाओं से संबंध सही स्थापित किए जाएं और अपने व्यापार को धीरे धीरे बढ़ाया जाए। ठीक है, तो अपने साथ 13 जहाजी बेड़े लेके आता है पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, और इन 13 जहाजों में भारत से भर के ले जाता है क्या, मसाले। अब जब ये धीरे धीरे ये आने लगे, इसके बाद फिर देखिएगा 1502 में वास्को डिगामा फिर से इंडिया आता है। 1502 में वास्को डिगामा फिर से इंडिया आता है, और 1503 में इन पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पे स्थापित की है, कोचीन में। पोर्टुगल्स एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन कोचीन इन 1503। कोचीन में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। इसके बाद 1505 में इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री कहां पे स्थापित की है, कन्नूर में। कहां पे स्थापित की है, कन्नूर में। तो पहली फैक्ट्री इन्होंने कब स्थापित की है, 1503 में, और दूसरी फैक्ट्री इन्होंने कब स्थापित की है, 1505 में। पहली कोचीन में, दूसरी कन्नूर में। अब इसके बाद देखिएगा वास्को डिगामा दूसरी बार भारत आ रहा। तीसरी बार वास्को डिगामा भारत कब आया था, तो 1524 में वास्को डिगामा तीसरी बार भारत आता है। और तीसरी बार ये भारत बन के किस रूप में आ रहा है, ये वायसराय बन के भारत आ रहा है। यह पुर्तगाली वायसराय बन के भारत आया था वास्को डिगामा। कौन आया था, वास्को डिगामा। अब 1524 में ही इस वास्को डिगामा की कोचीन में मृत्यु हो जाती है। 1524 में इस वास्को डिगामा की कोचीन में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और ये यहीं पे मर जाता है। तो अभी यूपी पैट में ये प्रश्न पूछा गया था जो 22 में पैट हुआ है कि वास्को डिगामा की कब्र कहां पे है। तो वास्को डिगामा की जो कब्र है वो कहां पे है, कोचीन में। भारत में कहां पर है, कोचीन में। ठीक है, इसके बाद देखिएगा जब ये कंपनियां इन्होंने यहां पे लगा दी, और इन कंपनियों को, ये कंपनियां जो लगाई जा रही है, पहली 1503 में, दूसरी 1505 में, इनको कोठी भी बोला जा रहा है, और या इनको नाम दिया जा रहा है कंपनी। लेकिन एक बात आप याद रख लें कि इन कंपनी या कोठी में कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता था, कोई भी सामान यहां पे नहीं बनाया जा रहा था। इनका जो यूज था वो था क्या, एज ए वेयर हाउस। भारत में जगह जगह से कच्चा माल इकट्ठा करना और ले जाके इस फैक्ट्री में इकट्ठा कर देना, और वहां से उसे फिर पानी के जो इनके जहाज होते थे उन पे लादना और उसे पहुंचा देना कहां पे, पुर्तगाल।
तो इस रूप में इनका प्रयोग किया जा रहा था। अब जब ये कंपनियां लगा दी गई या फैक्ट्रियां लगा दी गई तो इन फैक्ट्रियों को चलाने के लिए पुर्तगालियों को जरूरत पड़ी गवर्नर की। तो पहला पुर्तगाली जो गवर्नर इंडिया आया था उसका नाम क्या था, ये देखिएगा। फर्स्ट पोर्टुगीज गवर्नर केम टू इंडिया नेम्ड अल्मीड़ा। तो पहला जो पुर्तगाली गवर्नर भारत आया था उसका नाम क्या था, अल्मीड़ा। और अल्मीड़ा जो 1505 से लेके 1509 तक ये भारत में रहा था। अब इस अल्मीड़ा की पॉलिसी क्या थी, नीति क्या थी, वो देखिए आप। इस अल्मीड़ा की जो पॉलिसी थी वो थी ब्लू वाटर पॉलिसी, या जिसे बोला जाए तो नीले पानी की नीति। अच्छा, नीले पानी की नीति क्या थी कि अल्मीड़ा का कहना यह था कि हमारे अपनी जो नेवी है, हमारे पास जो जल सेना है, उसको इतना मजबूत किया जाए कि समुद्र में हमारे सामने कोई टिक न सके, हमारा कोई सामना न कर सके। इसलिए इन्होंने इस ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया, नीले पानी की नीति को अपनाया। क्यों? क्योंकि भारतीय राजाओं के पास मजबूत आर्मी हुआ करती थी, थल सेना हुआ करती थी। तो इसने क्या किया कि मजबूत हम क्या बनाएंगे, अपनी एक नेवी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? नेवी। और समुद्र में इतना मजबूत हो जाएंगे कि कोई भी शिप या जहाज मसाले या हथियार लेके जहाज पे समुद्र से अगर निकलेगा तो उसे पुर्तगालियों से पहले एक कॉर्टेज लेना पड़ेगा। कॉर्टेज का मतलब है एक तरह से लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसके बाद ही वह जाएगा। अगर बिना कॉर्टेज लिए वो समुद्र में जाता है तो पुर्तगाली जो थे उसका सारा जहाज और जहाज पे जितना सामान होता था उसे सारे को सारे क्या कर लेते थे, वो जब्त कर लेते थे। तो इस वजह से इन्होंने एक सिस्टम शुरू किया था जिसे नाम दिया जाता है कॉर्टेज सिस्टम। क्या नाम दिया जाता है? जिसे कॉर्टेज सिस्टम। एक और चीज आप याद रख लीजिएगा, पहला पुर्तगाली दुर्ग, फर्स्ट पोर्टुगीज फोर्ट, पहला पुर्तगाली दुर्ग जो बनाया गया था वो कहां पे बनाया गया था? कोचीन में। कहां पे बनाया गया था? कोचीन में। लेकिन बनाया किसने था? बनाया किसने था? तो वो बनाया था अल्बुकर्क ने। किसने बनाया था? अल्बुकर्क ने। अब ये जो अल्बुकर्क जो है यह सेकंड पोर्टुगीज गवर्नर, यह दूसरा पुर्तगाली गवर्नर है जो इंडिया में आया है। लेकिन जब इसने ये पोर्टुगीज फोर्ट बनाया है, पहला पुर्तगाली दुर्ग बनाया है, अल्बुकर्क उस समय गवर्नर नहीं था। अल्बुकर्क उस समय गवर्नर नहीं था। तो पुर्तगालियों का पहला पुर्तगाली दुर्ग कहां पर है? कोचीन में। और ये बनाया किसने है? अल्बुकर्क ने। दूसरा, आपसे अगर ये पूछा जाए, अब सेकंड, पहले उस पे चलते हैं अल्बुकर्क पे। सेकंड पोर्टुगीज गवर्नर, दूसरा पुर्तगाली गवर्नर जो इंडिया आया था, सॉरी, दूसरा पुर्तगाली गवर्नर जो भारत आया था उसका नाम क्या था? उसका नाम था दोस्तों अल्बुकर्क। उसका नाम क्या था? अल्बुकर्क। ये 1509 से 1515 तक ये भारत में रहा था। 1509 से 1515 तक ये भारत में रहा था। और इसको जो बोला जाता वो क्या बोला जाता? रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज पावर इन इंडिया। भारत में पुर्तगाली शक्ति का, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क। कौन था? अल्बुकर्क। अच्छा, अल्बुकर्क की पॉलिसी क्या थी? अल्बुकर्क ने यह कहा था कि जितने भी पुर्तगाली इंडिया में हैं वह भारतीय महिलाओं से शादी करें, उनसे पैदा होने वाली जो संतान होगी वह ईसाई होंगे यानी पुर्तगाली होंगे, और पुर्तगालियों की संख्या भारत में ज्यादा होगी तो हम भारत पर आसानी से क्या कर सकते हैं?
शासन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? शासन कर सकते हैं। लेकिन इस अल्बुकर्क ने एक और काम किया। एक और काम इसने क्या किया कि इसने 1510 में आक्रमण किया। किस पे? इसने 1510 में आक्रमण किया था बीजापुर पर। किस पे आक्रमण किया? बीजापुर पर। और बीजापुर में जो रूलर हुआ करता था, शासक, उसका नाम था आदिल शाह। उसका नाम क्या था? आदिल शाह। आदिल शाह पे इसने आक्रमण किया और आदिल शाह को युद्ध में हरा दिया। और युद्ध में हराने के बाद इसने 1510 में गोवा पर क्या कर लिया? अपना अधिकार कर लिया, या गोवा को अपने अधिकार में ले लिया। किसने ले लिया? अल्बुकर्क ने। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि पुर्तगालियों के द्वारा गोवा पर अधिकार कब किया गया? तो वो किया गया था 1510 में। लेकिन इससे पहले आप एक चीज और देख लीजिए, पीछे चलना चाहूंगा मैं थोड़ा। ये है पहला पुर्तगाली दुर्ग है, पहली ये कोठी जो कंपनी है, ये कहाँ पे लगाई गई है? कोचीन में। अब जब ये कंपनी कोचीन में लगाई गई है पुर्तगालियों के द्वारा, तो पुर्तगालियों ने यहां पे अपने शासन का मुख्य केंद्र जो बनाया है, पुर्तगालियों ने अपने शासन का मुख्य केंद्र जो बनाया है, वो किसे बनाया है? पहले कोचीन को बनाया है। किसे बनाया है? पहले कोचीन को। लेकिन जब पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा को जीत लिया, पुर्तगालियों ने 1510 में जब गोवा को जीत लिया, तो इन्होंने कोचीन से हटा के, कहां से हटा के? कोचीन से हटा के अपने शासन का मुख्य केंद्र, कोचीन से हटा के अपने शासन का मुख्य केंद्र गोवा को बनाया। किसको बनाया? शासन का मुख्य केंद्र गोवा को बनाया। ठीक है, इन्हीं पुर्तगालियों ने 1511 में मलक्का और 1515 में होमुर्ज पर अधिकार कर लिया। ठीक है, 1515 में मलक्का और 1511 में मलक्का और 1515 में होमुर्ज पर अधिकार कर लिया। किसने? इन्हीं पुर्तगालियों ने। ठीक है, इसके बाद दो गवर्नर हो गए। तीसरा गवर्नर जो इंडिया आ रहा है, उस गवर्नर का नाम क्या है? उस गवर्नर का नाम है नीनो डी कुन्हा। पहला गवर्नर कौन था? अल्मीड़ा। दूसरा कौन था? अल्बुकर्क। और तीसरा कौन सा है? नीनो डी कुन्हा। ठीक है, अब होता क्या है कि आगे धीरे धीरे जब ये इन्होंने अपना व्यापार शुरू करने के साथ साथ भारत को क्या कर लिया? अपने कब्जे में ले लिया। कब्जे का मतलब यह कि भारत पे धीरे धीरे इन्होंने अपना ये शासन भी प्रारंभ करते जा रहे हैं। तो शासन प्रारंभ करने के साथ साथ अब इन्होंने आगे और क्या किया कि इसके बाद देखिएगा, पुर्तगालियों के बाद जो दूसरी कंपनी आई थी, वो कौन सी आई थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इनके बाद जो तीसरी कंपनी आई है, वो कौन सी आई है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो पुर्तगालियों ने क्या किया कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई है, तो मजबूत कंपनी एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी, उसके साथ इन्होंने क्या किया कि संबंध स्थापित किए, रिलेशन बनाए। और रिलेशन बनाने के लिए इन्होंने क्या किया कि 1661 में इन पुर्तगालियों ने, इनकी एक राजकुमारी हुआ करती थी, यानी पोर्टुगीज प्रिंसेस कैथरीन, मैरिड टू ब्रिटिश प्रिंस चार्ल्स सेकंड, यानी पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह अंग्रेजों के राजकुमार, किसका राजकुमार था? अंग्रेजों के राजकुमार चार्ल्स सेकंड से कर दिया गया। किससे कर दिया गया? चार्ल्स सेकंड से कर दिया गया। और दहेज में क्या दिया जा रहा है? और दहेज में दिया गया मुंबई, एंड डिलीवर्ड मुंबई इन डावरी। और दहेज में क्या दिया गया? मुंबई। हालांकि आगे चल के इन अंग्रेजों ने मुंबई को वापस
किराए पर दे दिया, किसको? पुर्तगालियों को। किसको दे दिया? पुर्तगालियों को। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आगे फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और इसी टॉपिक को भी आगे कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद।